मुल्क की वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने मोदी हुकूमत के दूसरे दौर का पहला बही खाता लोकसभा में पेश किया। इस बही खाते की खास बात यह रही कि अमीरों पर टैक्स में इजाफा और साथ ही सोना, पेट्रोल और डीजल पर इजाफी ड्यूटी लगाई गई। बही खाते में नई तालीमी पॉलिसी लाने की बात कही गई। निर्मला सीतारमण ने पानी के मसले से निपटने के लिए पानी से मुतालिक अलग विजारत तश्कील देने का भी ऐलान किया। 2024 तक हर घर तक पानी पहुंचाने का निशाना भी मुकर्रर किया गया। उधर अक़लियतों के ताल्लुक से बजट में यानी बही खाते में कोई इजाफा नहीं किया गया। हवाबाजी और मीडिया के शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने की कोशिश करने का वादा किया गया। नए फैसले के मुताबिक अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। 2022 तक हर गांव में बिजली पहुंचाने का भी वादा किया गया। बजट की पेशी के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने खिताब किया और कहा कि ये बजट अवाम के सपनों का बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी टीम को मैं सिटीजन फ्रेंडली, डेवलपमेंट फ्रेंडली और फ्यूचर ओरिएंटेड बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये देश को समृद्ध और जन जन को समर्थ बनाने वाला बजट है। इस बजट से गरीब को बल मिलेगा, युवा को बेहतर कल मिलेगा। इस बजट के माध्यम से मध्यम वर्ग को प्रगति मिलेगी, विकास की रफ्तार को गति मिलेगी। इस बजट से टैक्स व्यवस्था का सरलीकरण होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण होगा। ये बजट उद्यम और उद्यमियों को मजबूत बनाएगा, देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाएगा। और वहीं आम बजट में पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपए फी लीटर का इजाफा होगा। दिल्ली में आम लोगों का कहना यही है कि महंगाई पहले से ही ज्यादा है और ऐसे में चीजों की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। और वहां मौजूद लोगों से खास बातचीत की हमारी साथी रचना ने। 2 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल पर बढ़ाया गया है। इस वक्त मैं दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पर खड़ी हुई। हम लोगों से ही जानेंगे कि लोगों का क्या कहना है। ये बताइए कि आज आम बजट आया, पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने की बात कही गई है, किस तरीके से देखते हैं इसे? ऑलरेडी महंगाई बढ़ ही रही है, टैक्सेस हम लोग इतना पे कर ही रहे हैं। ऊपर से अगर कॉमन मैन को बेसिक नीड्स में भी इतनी ट्रबल होगी तो है तो नुकसान की बात। बट गवर्नमेंट कुछ सोच के ही कर रही होगी, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप बताइए कि पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए बढ़ाया गया है, किस तरीके से देखेंगे? ये एक्चुअली अपनी अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी भी है, बढ़ना भी चाहिए और समय समय पर ध्यान रखना चाहिए। मेरा मानना तो ये है कि इतने हाई प्राइस कर देना चाहिए ताकि ये पोल्यूशन बढ़ रहा है, इतने व्हीकल्स रोड पे हो रहे। अच्छा, आपको लगता है कि पोल्यूशन को देखते हुए एक अच्छा कदम है? बढ़ने चाहिए, बहुत हाई होनी चाहिए ताकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़्यादा व्यवस्था करनी चाहिए, ज़्यादा चलानी चाहिए और इन जो हम अपने पर्सनल यूज़ करते हैं इनसे ताकि हम इनको छोड़ सकें। गलती हुआ जी, हमें तो बड़ी परेशानी हो रही है तेल डलवाने में। अच्छा। अगर कुछ कम कर दिया जाता तो बेटर था। अच्छा। अच्छा, कम करते तो बेटर था। हाँ जी, हाँ जी। कैमरा पर्सन अपू पाठक के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और वहीं मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने मोदी हुकूमत के दूसरे टर्म का पहला आम बजट पेश किया। इस बजट से मुल्क के अक़लियतों और खासकर मुसलमानों को काफी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन बीजेपी की सरबराही वाली एनडीए हुकूमत ने इस बजट में साबित कर दिया कि अक़लियतों से मुताल्लिक उनके कौल फेल में बहुत ज्यादा फर्क है, तजाद है। और यही वजह है कि वज़ीर खजाना ने अक़लियती बजट में 1 रुपये का भी इजाफा नहीं किया। खास रिपोर्ट। जैसा देश के गरीबों के साथ हुआ है, वैसा ही छल इस देश की माइनॉरिटी के साथ। दुर्भाग्य से देश की माइनॉरिटी को उस छल में, उस छलावे में ऐसा भ्रमित रखा गया है, उसको भयभीत रखा गया है
अच्छा होता उसकी शिक्षा की चिंता होती कि हमें इस छल को भी छेद करना है, तभी तो देश हम पूरी तरह सबको साथ लेकर के चल सकते हैं। और सबका साथ सबका विकास और अब सबका विश्वास, ये हमारा मंत्र है। किसी पर विश्वास करने के लिए बरसों दरकार है, ताहम वजीर आजम का पार्लियामेंट में दिया गया यही वो बयान था जिसने अक़लियतों को मोदी हुकूमत पर भरोसा करने के लिए मजबूर कर दिया। इस बयान में वजीर आजम ने अक़लियतों की पसमानदगी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार करार देते हुए खूब निशाना बनाया था। तो मुसलमानों को लगने लगा था कि अब मुसलमान सिर्फ वोट बैंक नहीं रह गया, उसकी पसमानदगी और परेशानियों को समझा जा रहा है। लेकिन मुसलमानों की ये खुशफहमी ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी। जब निर्मला सीतारमन ने आम बजट पेश करना शुरू किया तो मुसलमानों के कान उनके खिताब पर टिक गए। बजट में जो ऐलानात होते रहे, मुसलमानों की बेकरारी बढ़ती रही। लेकिन बजट खत्म हो गया और अक़लियतों के लिए न तो किसी स्कीम का ऐलान किया गया और न ही बजट में कोई इजाफा। ऐसे में वजीर आजम मोदी का पार्लियामेंट में मुसलमानों से मुतालिक दिया गया बयान महज एक तसल्ली ही साबित हुआ। बजट में इजाफा तो दूर की बात, वजीर खजाना ने अक़लियतों के लिए चलाई जा रही स्कीमों के बजट में भी कटौती कर दी। सालाना 1 करोड़ तलबा व तालिबात को स्कॉलरशिप कैसे की जाएगी तकसीम। वजारत अक़लियती उमूर के स्कॉलरशिप स्कीम के बजट में कमी। 2018-19 के रिवाइज बजट के मुकाबले बजट में कमी। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का बजट 1269 से 1220 करोड़ रुपए कर दिया गया। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का बजट 500 करोड़ से घटाकर 496 करोड़ रुपए कर दिया गया। मेरिट कम मेंस स्कॉलरशिप का बजट 402 से घटाकर 366 करोड़ रुपए कर दिया गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। मदारिस को असरी तालीम और जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ने का राग अलापने वाली मरकजी हुकूमत ने ऐसा लगता है कि मदारिस के साथ भी धोखा किया। मदारिस को जदीद तकनीक से जोड़ने की स्कीम भी छलावा। मदरसा स्कीम के बजट में भी नहीं किया गया इजाफा। 120 करोड़ रुपए बजट बरकरार। 2014-15 में मदरसा स्कीम का बजट था 295 करोड़ रुपए। अब कैसे मुमकिन हो पाएगी यूपी मदरसा बोर्ड के 30,000 टीचरों की तनख्वाहों की अदायगी। मुसलमान इस मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। तनासुब के एतबार से मुल्क में अक़लियतों की आबादी 25 करोड़ है। इसमें 18 करोड़ मुसलमान हैं, यानी मुल्क की कुल आबादी का 14.2% मुसलमान है। मोदी हुकूमत के पहले टर्म में भी अक़लियती बजट में 7% का मामूली इजाफा किया गया था। 2014-15 में अक़लियतों का बजट 3,734 करोड़ था। 2015-16 में सिर्फ 4 करोड़ का बजट में इजाफा हुआ। साल 2016-17 में अक़लियतों के बजट में 89 करोड़ का इजाफा किया गया। 2017-18 में अक़लियतों के बजट में 368 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। 2018-19 के आम बजट में अक़लियती बजट में 500 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया। इस तरह अक़लियती बजट 4,700 करोड़ रुपए तक पहुंचा था। मौजूदा सूरत हाल में अब वजारत अक़लियती उमूर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज, कैसे पूरे होंगे वादे। हर साल 1 करोड़ तलबा व तालिबात को स्कॉलरशिप देने का किया गया है वादा, तो वहीं ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाली अक़लियती तालिबात को शादी शगुन के तौर पर 51,000 रुपए देने की स्कीम है। अब अगर ये मान लिया जाए कि फिलहाल मुल्क की मईशत, मजमूई घरेलू पैदावार और रोजगार बुरे दौर से गुजर रहे हैं, तो क्या मुल्क के अक़लियतों को इस बजट को नजरअंदाज कर देना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या आइंदा 4 सालों में मोदी हुकूमत अक़लियतों की तरक्की को मुमकिन बना पाएगी? न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुदम शहजाद की रिपोर्ट। मुस्लिम अरकान पार्लियामान ने बजट पर मिला जुला रद्दअमल जाहिर किया। AIUDF के सदर और रुकन पार्लियामेंट बदरुद्दीन अजमल ने बजट को लॉलीपॉप करार दे दिया। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि बजट में अक़लियतों के साथ मजाक किया गया है। वहीं SP के रुकन पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बर्क ने कह दिया कि बजट में मुसलमानों की तालीमी और माशी पसमानदगी को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। ताहम NDA के अकेले मुस्लिम रुकन पार्लियामेंट महबूब अली कैसर ने
इस बजट को मुतवाज़िन करार दिया। हमको ये बजट ओवरऑल हमको एक लॉलीपॉप लगा कि क्या कहा कि भाई सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, और मैं उसके साथ सबका इंसाफ बढ़ाता हूँ। ये खाली सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा, सबका विश्वास आपको मिलेगा जब आप सबके साथ इंसाफ करेंगे बराबर। वो इंसाफ हमको नजर नहीं आ रहा है। हम तो माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सारे बजट के अंदर हम इस बात को देख रहे हैं कि माइनॉरिटीज के लिए कितना किया गया, तो 4700 करोड़ वही बात है जो पहले से आ रहा था। हम लोगों ने खत भी लिखा, फाइनेंस मिनिस्टर को हमने खत लिखा कि इसको बढ़ाइए, लेकिन उसके अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। देंगे कितने बच्चों को? 1 करोड़ बच्चों को देंगे। 1 करोड़ बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। 1 करोड़ बच्चों को वो स्कॉलरशिप जब देंगे तो हमने अभी बैठ के हिसाब निकाला काफी लोगों ने मिलके कि 4700 करके पर स्टूडेंट मिलता है। अब वो अगर पूरे साल का है तो आप हिसाब निकाल लीजिए। अब अगर पूरे साल का है एक बच्चे के लिए तो उसका हिसाब निकाल लीजिए। फिर अगर इसको आप मल्टीप्लाई इंटू 6 करते हैं, क्योंकि 6 कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे सिख भाई है, क्रिश्चियन है, पारसी है और दूसरे कम्युनिटीज के लोग हैं, वो सब अगर इसके अंदर आते हैं तो ये आपका 4700 करोड़ सर जो है वो किसी काम का नहीं। आदमी मुंह में जैसे दांत में खाने के बाद, गोश्त खाने के बाद कुछ टुकड़ा लग जाता है, उतने ही के बराबर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये देना नहीं है बल्कि माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लोगों को मजाक करना है कि ये अवाम के तो हित में नहीं है। और ख़ास तौर से जहाँ तक अक़लियतों का ताल्लुक़ है, मुसलमानों का ताल्लुक़ है, उनके लिए को ख़ास इसके लिए मरात नहीं दी गई। क्या होना चाहिए था जो दिखाई नहीं दिया? पर यह है कि मुसलमान तालीम के एतबार से बहुत पिछड़ा हुआ है। उसकी तालीम के लिए या जगह जगह लोग उन पर मकानात नहीं है रहने के लिए, ये नहीं है उनके लिए को ख़ास उनके कोई प्रोविज़न दिखाई नहीं दिया हमने। हालांकि अल्पसंख्यक मंत्रालय का, वजारत अक़लियत उमूर का बजट नहीं बढ़ा है, लेकिन सरकार ने ये कहा है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, हम जीतेंगे और सब विकास करेंगे तो मुसलमान भी आगे बढ़ेगा। हाँ, तो ये तो सब कहने की बात है, बढ़ाने की बजाय मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। एनडीए के अकेले मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट महबूब अली कैसर हमारे साथ हैं। सर, आज जिस तरह से बजट पेश किया गया है, क्या उम्मीदें जगाता है देश में? गरीबों के लिए, किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए, गांव देहातों के लिए इसमें अच्छा रिलीफ दिया गया है सबों को। और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो है, हम समझते हैं कि जो स्लोगन है उस पर एक्ट करने की तरफ में ये बजट है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का बजट इस बार भी 4700 है, बजट नहीं बढ़ा है, हालांकि 6 महीने का ही बजट है। देखिए, जिस तरह से पहले घोषणा हुआ था बजट से पहले कि 5 करोड़ मुस्लिम बच्चों को 5 साल में एजुकेशन लोन के ज़रिए उनको एजुकेशन में, स्कॉलरशिप में सहूलियतें दी जाएगी, ये सबसे बड़ी चीज़ है। आज के दिन में अगर मुसलमान बच्चे, माइनॉरिटीज़ के या किसी भी पूरे देश के लोग को पढ़ने पर सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए और सब चीज़ को छोड़ करके बस एक सुई के साथ एजुकेशन पर जोर देना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि 5 करोड़ बच्चों को 5 साल में स्कॉलरशिप के ज़रिए उनको एजुकेट किया जाएगा, इनलाइटन किया जाएगा। और वहीं आम बजट में अक़लियती समाज के हिस्से पर दानिश्वरों ने भी अपने मिले जुले रद्दमल का इजहार किया। अक़लियती वजारत के बजट में इजाफा न करने की सूरत में मायूसी का इजहार भी कुछ यूं किया गया। देखिए, पिछले साल भी माइनॉरिटीज़ के लिए 4700 करोड़ रुपए का फंड खास किया गया था। इस साल जो बजट आया है, आज जो पेश हुआ है, उसमें भी वही बजट रिपीट कर दिया गया, 4700 करोड़, उसमें कतई कोई इजाफा नहीं किया गया। जबकि हमें उम्मीद थी कि इस मर्तबा जो भी हमारी हुकूमत आई है उसने खास तौर पर यह कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और हमारी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जो है इस हुकूमत की, उसने बहुत सारी स्कीमें भी अनाउंस कर रखी हैं। तो सवाल ये है कि इन सारी स्कीमों के लिए पैसा कहां से आएगा जब पैसे में आपने इजाफा किया ही नहीं है। तो सबसे पहले तो हमारा मुतालबा यह है कि इस फंड में इजाफा किया जाए। 4700 करोड़ रुपए पूरी माइनॉरिटीज के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरे माइनॉरिटीज के लिए 4700 करोड़ इंतहाई नाकाफी रकम है। देखिए, हाँ, माइनॉरिटीज का जो मामला है, जब से नकवी साहब ने ओहदा संभाला है और उन्होंने जो अनाउंस किया है कि 5 करोड़ की स्कॉलरशिप दी जाएगी, बेहतरीन काम कर रहे हैं और उनकी स्कीम्स भी उनके दौर में अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है।
और मैं उम्मीद रख रहा था कि इतना अच्छा काम नकवी साहब और उनका डिपार्टमेंट कर रहा है, तो सरकार ने ये साल जो बजट अनाउंस किया वो रकम लास्ट ईयर की थी, बढ़ा के देनी चाहिए थी। तो मेरी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से दरख्वास्त है कि आप बजट थोड़ा अमाउंट बढ़ाइए। असल में हम अक़लियतों को, सरकार कोई भी हो तो दोहरी मार पड़ती है। नंबर एक तो ये कि मुख्तलिफ स्कीम, मतलब जो हमारी ज़ुबू हाली है, जो बदहाली है वो बहुत ज़्यादा है, जो पिछड़ापन है वो बहुत ज़्यादा है, और जो हमारी आबादी है उसके तनासुब से हमको बजट नहीं मिलता है, कोई भी सरकार रही हो। और पिछले बार भी यही सरकार थी, यही बजट था, और अब भी यही है। तो बहरहाल ये सूरत हाल जो है ये मुस्बत नहीं है। महाराष्ट्र की सूरत हाल को डील करने के लिए हमारी सरकार को चाहिए कि उसको जो है कोई खुसूसी पैकेज का ऐलान करे, ख़ास तौर पर गरीब किसानों के लिए। और वहीं अक़लियती वजारत के बजट में इजाफा न होने से मुस्लिम तंजीमों में भी नाराजगी देखी जा रही है। अहमदाबाद की अगर बात करें तो यहाँ के मुस्लिम समाजी कारकुनान के मुताबिक इस बजट ने वज़ीर आज़म के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे की कलई खोल कर रख दी है। आम जनता को इन्होंने महंगाई की मार झेलने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि पेट्रोल पे इन्होंने 1 रुपया सेस लगाया पर लीटर, डीजल और पेट्रोल पे, तो ये महंगाई बढ़ेगी। दूसरा कि इन्होंने पानी के मसले पर 1600 से ज़्यादा ब्लॉक ढूंढ लिए हैं कि यहाँ पर पानी की किल्लत होने वाली है, लेकिन एनवायरनमेंट के ऊपर ये क्या करने वाले हैं ये कुछ उन्होंने बताया नहीं है, क्योंकि चेन्नई जैसे शहर में तो पानी ही नहीं है। इन्होंने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्टडी इंडिया नाम से एक कैंपेन चलाने वाले हैं, जिससे 400 करोड़ रुपए का ये आवंटन करने वाले हैं। लेकिन अब शिक्षा प्रणाली में गवर्नमेंट की स्कूल्स जो हैं वो बंद हो रही हैं, गवर्नमेंट एडेड स्कूल बंद हो रही हैं, और सेल्फ फाइनेंस की स्कूल्स इतनी ज़्यादा बिजनेस खुल रहे हैं, और कंटेंट भी उस लेवल का नहीं है। उन्होंने कहा तो सबका विश्वास, लेकिन इन्होंने किसी का विश्वास नहीं जीता है। जितनी दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिए तो इनको अपने बजट का आबादी के हिसाब से एलोकेशन करना चाहिए था। अगर आप लाखों करोड़ के बजट में 4700 करोड़ रुपए एलोकेट करते हैं तो ये बताता है कि आप गैर बराबरी कायम रखना चाहते हैं, इसीलिए इतने कम बजट में इतने लोगों का गुजारा करने की बात करते हैं। और वज़ारत बराए अक़लियती उमूर के बजट में कोई इजाफा न किए जाने से अक़लियती तबके और बिलखुसूस मदरसा मुंतज़मीन और असातिज़ा ने भी मायूसी का ही इजहार किया है। जैसे कि मैं जो भी कारोबार करता हूँ वो 10 रुपये में तैयार हो रहा है। अब मेरा भाड़ा अगर उसका बढ़ गया तो वो चीज़ मेरी महंगी होगी, आम जनता को महंगी जाएगी। गवर्नमेंट महंगी ना बढ़ा के डीजल पेट्रोल बढ़ा के सब चीज़ें महंगी कर रही है अपने आप। तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि आम पब्लिक को किससे नुकसान हो रहा। महंगाई कुछ कम होने का नाम नहीं ले रही, कमाई ख़त्म हो रही है और खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। जो बढ़ जाए घट, चवन्नी घटे, 2 रुपये बढ़े, उससे क्या फ़र्क पड़े। देखिए, जब बजट आता है तो आवाम जो है ये सोचती है कि इस वक्त हमें कुछ राहत मिलेगी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी तरह की हैं कि जैसे जैसे बजट से पहले के वादे किए जाते हैं या ऐलानात किए जाते हैं, उस पर एक माइंडसेट होता है कि शायद इसमें उम्मीद है कि हमें कुछ फ़ायदा होगा। मोदी जी ने जहां सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करी, तो सबके विश्वास में तो जो माइनॉरिटी है, जो अक़लियत है हिंदुस्तान की, उसका भी हिस्सा है। 1267 करोड़ जो है वो स्कॉलरशिप थी, आज वो घट के जो है 1220 हो गई है। तो 47 करोड़ की इसमें दूसरी स्कॉलरशिप में 1 करोड़ घटा दिया गया। बढ़ने के बजाय, या जो तालिब इल्म को जो मदरसे की मॉडर्नाइजेशन है या जितने भी असातिज़ा इकराम हैं उन सब की तनख्वाहें थी, और उन सब के मॉडर्नाइजेशन के लिए मदरसों के जो पैसा है अगर नहीं होगा तो वो कहाँ, आपने बजट में से तो घटा दिया, ऐलानात आपने वो कर दिए। स्कीम जो है वो ज़रूर पेश कर दी गई हैं, मगर बजट जब नहीं ज़्यादा किया गया है तो उससे मदरसों को नुकसान पहुंचेगा, और गरीब अल्पसंख्यक छात्र जो पढ़ रहे हैं उनकी स्कॉलरशिप जो है, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी या कोई चीज़ नहीं मिलेगी, तो उससे कोई जो है उसको तालीम का फ़रोग कैसा होगा, या उनके लिए जो भी स्कीमें आई हैं उसमें कैसे उसको पूरा किया जा सकता है। रे मारूफ दानिश्वर और सियासी तज्ज़ियानिगार निहाल रिजवी का कहना है कि हुकूमत के कौल फेल में तजाद है, और मौजूदा बजट ने यह साबित कर दिया है कि मौजूदा हुकूमत अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए संजीदा नहीं है। जो वादे किए गए थे उसके सब बरक्स हैं, और ये भी ऐसा लगता है कि ये वादे सिर्फ हवाई वादे थे, और ये सरकार की कोई ऐसी नीयत नहीं है कि इन वादों को अमल में लाए।
तो अक़लियतों की मुनासिबत से तो बहुत ही मायूस कुन है ये बजट। कोई तवक्कुआत क्या वाबस्ता रखेंगी अक़लियतें जब आप ऐलान करके अपने ऐलान को पूरा करने के साधन नहीं मुहैया करा रहे हैं, बजट नहीं बढ़ा रहे हैं, तो अक़लियतें क्या उम्मीद रखेंगी। हमको उम्मीद ये थी कि ये इसमें कुछ न कुछ करेंगे। इन्होंने कहा था हमें एतिमाद हासिल करना है अक़लियतों का, तो उसके लिए कुछ करना ज़रूरी था। और अब बात हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ हो रहे लगातार मुल्क गीर एहतजाज की। हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ मुल्क के कई शहरों में सदाए एहतजाज लगातार बुलंद की जा रही है। इसी ताल्लुक से आज रांची में भी अज़ीमुश्शान एहतजाजी इजलास का इनेकाद किया गया। मुस्लिम मुत्तहदा मुहाज के ज़ेर एहतमाम डोरंडा के उर्स मैदान में मुनक़दा इस इजलास में तमाम मकतब फ़िक्र के लोग शामिल हुए। इस मौके पर लोगों ने रियासती हुकूमत से हुजूमी तशद्दुद के मामलों की रोकथाम के लिए सख्त कानून बनाने का मुतालबा किया। साथ ही मकतूल तबरेज़ अंसारी मामले पर भी इंसाफ का यहाँ मुतालबा किया गया। मुत्तहदा महाज ने जो तहरीक शुरू की थी, उस तहरीक को लेकर के आज हम लोगों ने जन आक्रोश सभा मनाया है। और कैसे नौजवानों के अंदर, हमारे लोगों के अंदर आक्रोश है, आप खुद देख रहे हैं। आने वाले दिनों में ये हमारा तहरीक और आगे जाएगा। ये हुकूमत से मुतालबा है कि वो अपनी चुप्पी छोड़े और मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाए। मुसलमानों ने बहुत हद तक सब्र किया है और इस्लामी रिवायत को और हिंदुस्तानी दस्तूर का लिहाज रखे हुए हैं और हुकूमत के बनाए हुए कानून पर हमको एतमाद है। इस एतमाद को बहाल रहना चाहिए। सरकार हमारी जान माल की सुरक्षा की गारंटी ले। महाराष्ट्र में जिला लातूर के शहर उदगीर में मुल्क में हुजूमी तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। बाद नमाज जुमा मुनक़िद किए गए एहतजाज में बड़ी तादाद में अमन पसंद शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर एहतजाजियों ने इंसदादे हुजूम तशद्दुद कानून को जल्द अज जल्द बनाने का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने डिप्टी कलेक्टर के तवस्सुस से सदर जमहूरिया के नाम मेमोरेंडम भी दिया, जिसमें हुजूमी तशद्दुद के कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुतासरीन को माकूल मुआवजा देने का भी मुतालबा किया गया। और वहीं औरंगाबाद के रोशनगेट इलाके में जन जागरण समिति की जानिब से कैंडल एहतजाज किया गया। इस मौके पर शमा रोशन करके झारखंड के तबरेज़ अंसारी और हुजूमी तशद्दुद में अब तक मारे गए 122 नौजवानों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। मुख्तसर वक्त के लिए किए गए इस एहतजाज को पुलिस ने सबुटाज करने की कोशिश की, लेकिन एहतजाजी खामोशी के साथ डटे रहे। इस मौके पर जन जागरण समिति महाराष्ट्र के सदर मोहसिन अहमद खान ने हुजूमी तशद्दुद में अपनी जानें गंवाने वालों को शहीद करार दिया। साथ ही मुल्क में नफरत फैलाने वाले शरपसंदों को फांसी देने का मुतालबा किया। इस कैंडल मार्च में हिंदू और दलित खवातीन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज ये प्रोग्राम रखने की वजह यही है, पूरे देश के अंदर जो ये हालात हो गए आप सब लोग वाकिफ हैं। आज हमारी माँ बहन, बूढ़े लोग, नौजवान लोग घर के बाहर जाने तैयार नहीं है। कई बाहर जो शहर के बाहर जाने तैयार नहीं है। उनको दाढ़ी के ऊपर, उनके लिबास के ऊपर पूछ के मारा जा रहा है। खासतौर से मुस्लिम है तो उनको इस तरह से मारा जा रहा है। ये जो जुल्म खत्म और खुलेआम जो है फसाद, हमने इसके खिलाफ अमन शहरी ने ये आज ये खराज अक़ीदत का जलसा रखे और हम इसका निषेध करते हैं। पहली सजा हमारे सबकी मांग है, फांसी की सजा दी जाए। शामिल हो है क्योंकि किसी पे जुल्म नहीं होना और अच्छे मतलब आगे चल के जो पीढ़ी को ये नहीं होना। अब कैसे लोग इसका उसका नाम लेके बदनाम करते हैं कि इसने मारा, उसने मारा, उसने मारा। हकीकत में कोई क्या करते, बच्चे लोग पी लेते, खा लेते और इसका उसका नाम लेके मारते करते। तबरेज़ अंसारी की मॉब लिंचिंग के खिलाफ गुलबर्गा में डीसी ऑफिस पर भी एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। साथ ही इस मामले में वज़ीर-ए-आज़म और सदर जमहूरिया से रास्त मदाखलत की अपील की गई। एहतजाजियों ने इस मौके पर मरकजी हुकूमत और बीजेपी इक़्तिदार वाली रियासतों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शहर की 20 से ज़ायद तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर इस एहतजाज की कॉल दी थी। इन दिनों मुल्क भर में मॉब लिंचिंग के वाकयात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। इसी को लेकर मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर महाराष्ट्र के सनअती शहर भिवंडी में भी एनसीपी की तरफ से एहतजाज किया गया। इस दौरान मुजाहिरीन ने जमकर नारेबाजी की और हम सब तबरेज हैं के नारे लगाए। मुजाहिरीन ने हाथों में हुजूमी तशद्दुद में हलाक होने वालों की तस्वीरें उठा रखी थी
और हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की भी यहाँ पर मांग की गई। देहरादून के मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके तहसील चौक पर नमाज जुमे से पहले दो फिरकों के जुलूस आमने सामने आने पर थोड़ी देर के लिए माहौल कशीदा हो गया, लेकिन हालात को बिगड़ने से पहले ही पुलिस ने मामले को पूरी गैर जानिबदारी के साथ सुलझा लिया। दरअसल मुस्लिम बरादरी के लोग हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात के खिलाफ एहतजाज करने के लिए सड़कों पर निकले, लेकिन ऐन उसी वक्त हिंदू तंजीमों का जुलूस भी इत्तेफाकन उस रास्ते पर आ गया, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए तनाव जैसी कैफियत पैदा हो गई। लेकिन इंतजामिया काफी चाको चौबंद थी, इसलिए दोनों तरफ के लोगों से बात करके मामले को बड़ी ही खुशउस्लूबी के साथ सुलझा लिया गया। इस वाक़े से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि हर फिरके के बेशतर लोग अमन ही चाहते हैं। साथ ही ये भी पता चलता है कि अगर इंतजामिया मुतहर्रिक और गैर जानिबदार हो तो वो बड़े से बड़े मसाइल को आसानी के साथ हल कर सकता है और हमारा ये समाज अमन का गहवारा बन सकता है। देखिए, देश के अंदर मुझे लगता है कि जो लोग बहुत बुरी तरह से हारे हैं वो लोग अब अपनी गंदी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। जो तबरेज अंसारी के साथ हुआ वो एक दुखद घटना थी, उसके ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत संसद में डिबेट हो चुकी। असदुद्दीन ओवैसी और तमाम नेताओं ने वहां प्रश्न उठाए, देश के प्रधानमंत्री ने वहां उसका उत्तर दिया और कहा बिल्कुल ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो आरोपी थे वो लोग सलाखों के पीछे पहुंच गए, उनके खिलाफ कानून सख्त से सख्त कार्रवाई अपनी कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि उस बात को पूरा होने के बावजूद ये कथाकथित जो बाजी हो रही है और उसकी आड़ में अपनी राजनीति सेकने के लिए मार्च निकाला जा रहा है। किस लिए मार्च? तो ये जो सिलसिला कम्युनिटीज को पोलराइजेशन का चल रहा है, ये उसी की कड़ी में आज एक ये इंसिडेंट है। देश के माहौल को देखकर शांति प्रिय अमन का जो एक सूबा है, अमन का जो प्रदेश है उत्तराखंड, वहां भी नफरत फैलने लगी है। प्रशासन को और हुकूमत को चाहिए, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी क्षेत्र का हो, अगर वो कानून व्यवस्था को तोड़ रहा है, अपने हाथ में ले रहा है, तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। वहीं अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट में मजहबी किताब पढ़ने से रोकने पर मारपीट करने का मामला सामने आया। पुलिस ने मुतासरा की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ के शाहजमाल इलाके के रहने वाले दिलशेर अहमद गुज़िश्ता कुछ अरसे से मजहबी किताब यानी गीता और रामायण पढ़ते थे, जिसके इलाके के ही कुछ लोगों ने मुखालिफत की, लेकिन दिलशेर ने इसकी परवाह किए बगैर इन किताबों का मुताला जारी रखा। इसके बाद इलाके के 2 अफराद जबरन उनके घर में घुस आए और उनके साथ मारपीट की। उसका कहना है कि वो धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहा था और धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के दौरान उसका पड़ोसी आकर के उसको रोका। दोनों एक ही समुदाय के हैं, उसके साथ मारपीट की, उसके घर में घुस गए। जो उसने तहरीर दी है उस तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, उन्हें जेल भेजा। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। आज राष्ट्रीय जनता दल का यौम तासीस मनाया गया। आरजेडी के मरकजी दफ्तर राबड़ी भवन में तकरीब का इनेकाद किया गया। इसमें आरजेडी के सभी कदावर लीडरान ने शिरकत की। इस मौके पर तमाम लीडरों ने पार्टी और बानी लालू प्रसाद यादव के हवाले से अपनी बात कही। यौम तासीस तकरीब के मौके पर राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट मीसा भारती, मनोज झा, अशफाक करी और प्रेमचंद गुप्ता ने शिरकत की। तेजस्वी यादव क्या करेंगे? तेजस्वी यादव 200 कितना प्रोग्राम किए, जहाँ जहाँ लोग प्रोग्राम लगाया वहाँ लोग गया, भाषण दिया, वो क्या करेगा? ये क्या भी पता थपी नहीं बजना चाहिए। सब दोषी है, हम दोषी हैं, हम भी दोषी हैं, तेजस्वी भी दोषी है, सारा लोग दोषी है, सब कोई दोषी है। सबको जिम्मेवारी बनता है चुनाव में एकजुट होकर लड़ने के लिए, समझाने के लिए जनता के जाते हैं। इस तरह का काम नहीं चलेगा। सर जमीन पर लड़ना पड़ेगा और लड़ने की तैयारी सालों में साल है। सारा साल आज जून से लेकर के जून साल भर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक की लड़ाई का 15 महीनों का बनाया जाए। 1 महीना संयुक्त लड़वाई फटकी लड़ब महीना 4, अब तो 15 महीना बाकी है। और कहते जेल बोट फावड़ा, निराशा की घड़ी, हार का दर्शन, हार होने से निराशा, लेकिन हताशा में नहीं जाएंगे।
फसादात के हालात किसी शहर या इलाके में अमन व अमान के माहौल को ही खराब नहीं करते, बल्कि नफरत की फिजा कायम करके जहनों को भी आलूदा कर देते हैं। फिरका परस्ती की इसी जहनियत से शहर के माहौल को आलूदा होने से बचाने के लिए मेरठ की मौजूद समाजी और सियासी शख्सियात ने एक प्लेटफॉर्म के जरिए खुसूसी मुहिम की शुरुआत की है। 87 का दंगा है, उसका अनुभव हम सब लोगों को है। बरसों तक इस शहर का विकास उद्यम सारे चौपट रहे, विकास बंद रहा। तो हमारा सबका ये प्रयास है, और मैं तो सदैव कहता हूँ, जहाँ अराजक तत्व अशांति फैलाने का प्रयास करते हैं, जिनका विश्वास कौमी एकजहती में है, उनको तत्काल सक्रिय होना चाहिए। हमेशा शांति समितियां बनी रहती थी, मगर अब प्रॉब्लम यह है कि थानेदार और थाने बनाते हैं, और वो जो उनके करीबी होते हैं, मुखबिर टाइप के लोग, उन्हें बना लेते हैं। हमारा मानना यह है प्रशासन को भी जनसंपर्क करना चाहिए, अपना पब्लिक रिलेशन बहुत अहम तरीके से रखना चाहिए। हर मोहल्ले में डायरेक्ट एसपी डीएम के ताल्लुकात होने चाहिए। वो शहर के तमाम जिम्मेदार लोगों से संपर्क रखें, और जहां ये आशंका हो कि वहां दंगा हो सकता है, वहां शांति भंग हो सकती है, वहां उन लोगों से ज़रूर संपर्क किया जाए। मैं समझता हूं कि इसके लिए अगर ऐसी व्यवस्था हो तो फिर कोई दंगा फसाद हो नहीं सकता। बेगुनाह के खिलाफ यदि कार्रवाई करते हैं तो उससे समाज में अगर बिना वजह भय पैदा होता है तो भय का वातावरण बनना भी ठीक नहीं है। आप पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करें और पूरे एविडेंस जुटाएं, तब उस आदमी को गिरफ्तार करें। इस वक्त भी हम लोग मीटिंग कर रहे हैं अपनी अलग अलग, और उन लोगों को तलकीन किया जा रही है कि किसी किस्म का अगर कोई बात हो तो आप फ़ौरन मरकज़ को बताएं, और मरकज़ जाके उस पर अमल करें, और कोई ऐसा हादसा पेश आए जिससे कि आपस में